Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, grade 9 chemistry second chapter. आज का जो हमारा SLO है, explain the allotropic form of solid. आखिरी SLO ये, explain the allotropic form of solid. Some example may include diamond, graphite and fluorines. अभी क्या है, allotropic form क्या होती है solids की, और इसके अंदर हमने डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स को पढ़ना है. नॉलेज हमारा क्या होगा इस एसएलओ में, हमने सीखना क्या है. एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड एलिमेंट विद द डिस्टिंक्ट एटॉमिक पैटर्न लीडिंग टू अ यूनिक प्रॉपर्टीज. नोटेबल एग्जांपल इंक्लूड डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स, ऑल ऑफ विच एग्जिबिट वेरिंग कार्बन एटम अरेंजमेंट. बहरहाल ये क्या है इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, एक वीडियो के थ्रू देखेंगे, फिर हम इसको समझ सकेंगे. एंड पे हम जो स्किल अचीव करेंगे वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलोट्रोपी इन सॉलिड एनहांस अ स्टूडेंट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज द डाइवर्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट क्या है अब आप लोग ये जानते हैं इस चीज को. नेक्स्ट स्लाइड पे जरा मूव करें. इंट्रोडक्शन टू एलोट्रोपी, एक वीडियो प्ले करें, वो जो मैंने आपको वीडियो दी है वो प्ले करें. सारे बच्चे इस वीडियो को गौर से देखिएगा जो मैं आपके सामने यहां प्ले करूंगा. हम एलोट्रोपी पे फिर आएंगे. You will use our virtual microscope. Today, you will welcome to the today. We will let's look inside. Ready to dive? We will zoom in. ये जरा दोबारा से प्ले करें वीडियो. हाँ जी, दोबारा से शुरू से प्ले करें. इसकी आवाज को बंद कर दें, वीडियो को शुरू से प्ले करें. अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम एक लेबोरेटरी के अंदर हैं और उस लेबोरेटरी में, छोड़ दें मैं खुद ही ऑपरेट कर लूंगा, छोड़ दें जी इसको, मैं खुद ही ऑपरेट कर लूंगा. ठीक है जी. लेबोरेटरी में दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, एक डायमंड पड़ा है और उसके साथ एक पेंसिल पड़ी है. डायमंड आपको पता है कि एक एक्सपेंसिव पीस ऑफ एलिमेंट है. अब मैं इस डायमंड के अंदर देखना चाहता हूं क्या है, तो इस डायमंड के अंदर चलते हैं. डेफिनेटली इसको मैग्नीफाई किया जा रहा है और मैग्नीफाई करके ही हम देख रहे हैं. काफी ज्यादा मैग्नीफाई करने के बाद हम इसके एटम्स तक पहुंचेंगे. ये देखें, ये ब्लैक कलर के आपको इसके अंदर एटम्स नजर आ रहे हैं. अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, याद रखना है आपने, यहां पर एटम्स का कलर ब्लैक है लेकिन डायमंड का कलर ब्लैक नहीं है. इसका मतलब यह नहीं कि कार्बन एटम्स का कलर ब्लैक होता है, बस यहां पे एक टेक्सचर दिया हुआ है एटम्स के कलर को, वैसे कोई एटम्स का कलर नहीं होता. यह बात याद रखिएगा, आपको समझाने के लिए यहां पर ब्लैक कलर के एटम्स यूज किए गए हैं, असल में इनका कलर ब्लैक नहीं होगा. फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को. बहरहाल ये जो ब्लैक सर्कल्स नजर आ रहे हैं, हर एक सर्कल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, अब आपने गौर से इस स्ट्रक्चर को देखना है. इस स्ट्रक्चर में आपको क्या महसूस होगा कि हर एक ब्लैक एटम यानी कार्बन एटम, बेसिकली कार्बन एटम है. अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कार्बन के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही, तो जल्दी से बताइए जी स्टूडेंट्स, यहां पे जो बैठे हैं बताइए, कार्बन के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो मैं इसको किस कैटेगरी में प्लेस करूंगा? आपको पिछले 1-2 दिन में मैंने यही सिखाया है. क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल तो है, एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं. मॉलिक्यूल क्या ये कंपाउंड की शक्ल में है? बोलें, क्या ये कंपाउंड है? यस सर. नो, कंपाउंड कैसे है? कंपाउंड में तो डिफरेंट एटम्स होते हैं, ये तो सारे एक ही तरह के एटम्स हैं, तो ये तो कंपाउंड नहीं है. तो क्या है ये? डेफिनेटली ये एलिमेंट है. क्या है ये? एलिमेंट है, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा कोई और चीज नहीं है. इसमें आपने क्या देखा कि हर एक एटम
फर्दर कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है? आप लोग थोड़ा सा वीडियो को खुद ही एनालाइज करो और मुझे इस चीज का जवाब दो कि हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड है। मैं इसको रोक भी देता हूं यहां पर, आप वीडियो से एनालाइज। 4 एटम, बिल्कुल। हर एक कार्बन एटम फर्दर कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 4 कार्बन एटम। जैसे ये है, इसकी बात करूं तो 1 2 3 और ये चौथा इस तरफ इस एटम अटैच होगा। तो हर एक कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच है। तो जब एक एटम फर्दर 4 एटम्स के साथ अटैच होता है, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह से अगर डायमंड की ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है, पार्टिकल अपनी जगह फिक्स हैं। थोड़ा सा इसको मजीद देखेंगे अभी। जी ये देखें, चलने दे वीडियो। अब ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेशन ये शो करने के लिए आपको दिखाई जा रही है कि सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल थोड़ा बहुत क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वो रहते अपनी पोजीशन पे ही हैं। ऐसा नहीं कि वाइब्रेट करते करते वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। अपनी पोजीशन के गिर्द ही टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते रहते हैं, बट रहते अपनी फिक्स पोजीशन पे ही हैं। अच्छा, एक बात तो तय है कि ये सारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है, ये सारी की सारी किसकी है? सॉलिड की है। अच्छा, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क। अब ये नहीं समझना आपने कि नेटवर्क में ये बॉन्ड्स आ जाएंगे तो वाइब्रेशन रुक जाएगी। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जारी रहेगी। सिर्फ वीडियो में उसने दिखाने की कोशिश क्या की है कि ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं और बाद में वाइब्रेशन को रोक दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वाइब्रेशन रुक गई है, वाइब्रेशन स्टिल हो रही है, लेकिन अभी वो क्यों नहीं दिखा रहा वाइब्रेशन? ये शो करने के लिए कि वाइब्रेशन बहुत ही माइनर है, इतनी माइनर है कि उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये आपके दिमाग में रहे, पार्टिकल इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने डायमंड का इंटरनल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया। अब डायमंड के साथ पेंसिल पड़ी है। अब हम एक काम करेंगे, जिस तरह डायमंड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है, पेंसिल के सिक्का जो होता है उसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसको जूम करते हैं, ये पेंसिल का सिक्का और इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये देखें। तो इसके अंदर भी पहली चीज जो आपने ऑब्जर्व की है, इसके अंदर भी वही एटम्स हैं जो डायमंड के अंदर थे, ग्रेफाइट के अंदर भी वही एटम्स है, ब्लैक कलर के शो हो रहे हैं। और ये एटम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को। चलें शाबाश, मुझे बताएं जरा एनालाइज करके खुद, क्या अरेंजमेंट इसकी सेम है डायमंड के साथ? यानी कि डायमंड के अंदर डिफरेंट है, इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, उसकी अरेंजमेंट, क्या डिफरेंस है? जरा खुद ही सोचें। पहले तो मुझे यह बताएं, यहां पर हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है? जी जी शाबाश, बोलिए। हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है? 3। बिल्कुल सही बोला। थोड़ा सा अगर आप मजीद स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, ये देखें, यहां पर एक सेंटर में कार्बन है, मान लीजिएगा कोई भी कार्बन आप पकड़ लें, इसको आप पकड़ लें, ये वाले इस कार्बन को पकड़ लें, तो एक ये कनेक्टेड है, एक इसके साथ ये कनेक्टेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। यानी कि पिछले डायमंड वाले स्ट्रक्चर में पर कार्बन फर्दर कितने कार्बन अटैच थे? 4। यहां पे हर कार्बन के साथ 3 अटैच है। अच्छा, स्ट्रक्चर को फिर मजीद देखें जरा गौर से। जी, ये स्ट्रक्चर में आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। अच्छा, उसकी स्ट्रक्चर में और इसकी स्ट्रक्चर में एक और मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जी मेजर? उसकी नेटवर्क की फॉर्म में स्ट्रक्चर थी, इसका भी नेटवर्क है बट लेयर की शक्ल में। एक लेयर नीचे है, एक लेयर कहां पर है? ऊपर है। और डायमंड के स्ट्रक्चर में लेयर्स नहीं थी, डायमंड के स्ट्रक्चर में एक 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क था। इसमें नेटवर्क नहीं है बल्कि क्या है? लेयर्स। पूछना यह चाहता हूं, इन लेयर्स के दरमियान में एक वीक केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड क्या है मैं आपको जरा आसान लफ्जों में बताता हूं। जैसे आप 2 कार्बन ब्लैक एटम्स देख रहे हैं, उनके दरमियान में एक जो स्टिक नजर आ रही है ना, ये केमिकल बॉन्ड को शो कर रही है।
और ये जो स्टिक नजर आ रही है, स्टिक यहां पर शो कर रही है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसी तरह का एक और केमिकल बॉन्ड होता है जो इन लेयर्स के दरमियान में होता है, इन लेयर्स के दरमियान में, क्योंकि एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। फिलहाल यहां पर हर कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3-3। हर कार्बन की एक एक बॉन्ड बनने की सलाहियत खाली है, वैलेंसी उसकी खाली है। तो वो कहां बॉन्ड बनेगा? बिटवीन द लेयर्स। और वो बॉन्ड दिखाया नहीं हुआ क्योंकि वो इतना वीक बॉन्ड होता है कि वो टूट जाता है। बॉन्ड के अंदर आप एक केमिकल बॉन्ड के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जरा इधर देखें, बातें ना करें लेक्चर्स में। अब इसका मतलब यह हुआ कि बिटवीन द लेयर्स, यानी ये लेयर्स के दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड था वो वीक था, टूट गया। टूटने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो, अच्छा ये पढ़ा नहीं हुआ आप लोगों ने छोटी क्लासों में, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड, जब भी दो एलिमेंट्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब ये जो लेयर वाला नेटवर्क है, इसमें जो केमिकल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। लेयर्स के दरमियान में जो बॉन्ड होगा जो कि नजर नहीं आ रहा, वो वीक है, टूट जाएगा। टूटने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएंगे और लेयर्स के दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से इस ग्रेफाइट के अंदर से क्या गुजर सकता है बेटा? करंट भी गुजर सकता है। करंट की डेफिनेशन पढ़ी आपने, जहां पर भी क्या मौजूद होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहां से क्या गुजरेगा? करंट गुजरेगा। चलें, मैं अब आपसे सवाल करता हूं, माइक अपने अपने जरा एक्टिव रखें। पहला सवाल, आप क्या समझते हैं, हार्ड ज्यादा कौन होगा, डायमंड या ग्रेफाइट? जी, डायमंड। डायमंड। क्या वजह समझते हैं, वो क्यों हार्ड होगा? सर डायमंड कोवलेंट बॉन्डिंग है। यहां बच्चे बैठे हैं वो कह रहे हैं वो महंगा होता है इसलिए हार्ड होता है। ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हार्ड होते हैं क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, और उसके जो कार्बन होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इस वजह बिल्कुल, से आपने स्ट्रक्चर में देखा है ना, उसका एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच है, तो स्ट्रक्चर वेल पैक्ड है, वेल बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है? स्लिपरी, और उसकी 3 कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसलिए। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। लेयर्स जो हैं इनके दरमियान में स्लाइड करती हैं, जैसे ये कार्बन की अपर लेयर है, ये मुझे दिखाएं भी, ये लोअर लेयर है, यानी ये ग्रेफाइट की अपर लेयर है और नीचे ग्रेफाइट की लोअर लेयर है। अब लेयर्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो वीक है, उस वीक बॉन्डिंग की वजह से लेयर स्लाइड करेंगी, और स्लाइड करने की वजह से ग्रेफाइट की नेचर क्या होगी? स्लिपरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट स्लिपरी। आप पेंसिल का सिक्का देखें ना, तो वो बड़ा उसको आप जरा देखें, वो मुलायम सा होता है, स्लिपरी सा होता है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, अगर मुझे डायमंड और ग्रेफाइट को यूज करना है करंट को कंडक्ट करने के लिए, तो विच वन इज मोर सुटेबल? करंट किस में से कंडक्ट इजीली होगा, डायमंड में से या ग्रेफाइट में से? वेरी गुड, ग्रेफाइट में से। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि ग्रेफाइट में क्या मौजूद हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ लेयर्स। मैंने जो किताब लिखी है उसमें मैंने इसके लिए जो वर्ड यूज किया है, थोड़ा मॉडर्न वर्ड यूज किया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया डीलोकलाइज्ड। डी मतलब नहीं, लोकलाइज्ड लोकेशन, ऐसी चीज जिसकी लोकेशन ना हो, फिक्स लोकेशन ना हो, हम उसको डीलोकलाइज कहते हैं। तो लेयर्स के दरमियान में, यानी दो लेयर्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो डीलोकलाइज्ड है, लेकिन एक लेयर के विद इन अ लेयर जो कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड है वो लोकलाइज्ड है, यानी ये बॉन्ड लोकलाइज्ड है, ये बॉन्ड लोकलाइज्ड है। डायमंड में सारे बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं क्योंकि सबकी लोकेशन क्या है? फिक्स। यहां पर बिटवीन द लेयर्स जो केमिकल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड हैं, बाकी लोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइज की वजह से इसमें से करंट फ्लो करता है। आई होप कि आपको दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ गया है। अब आप मुझे बताएं, शाबाश, डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका बना होता है? ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन। कार्बन का। दोनों में कार्बन है, क्या दोनों की शक्ल सेम है? क्या दोनों का रंग सेम है? नहीं। इसे उर्दू में क्या कहेंगे? नॉट सिमिलर। नहीं, उर्दू, ये तो इंग्लिश में आपने बोला, इसको उर्दू में बोलते हैं बहरूपियत, यानी अपना रूप चेंज कर लिया है, शक्लो सूरत चेंज कर ली है। अंदर से कार्बन है दोनों, लेकिन बहरूप चेंज, यानी इनकी शक्ल चेंज हो गई है।
और केमिस्ट्री में इस लफ्ज को एलोट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलोट्रोप। क्या आपको यह बात समझ आ गई है? डिफरेंट केमिकल्स, सॉरी सेम केमिकल, केमिकल तो सेम है, कार्बन और ग्रेफाइट में भी क्या है? कार्बन। सेम केमिकल की शक्ल एक से ज्यादा हो तो हम ऐसे प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी। ठीक है, इसको एलोट्रोपी कहते हैं। अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ, स्लाइड की तरफ जाएं भी। जी, अब ये स्लाइड पढ़ें जिसको फुल स्क्रीन करें, आपको मेरी सारी बात समझ आ सके। एलोट्रोपी इज कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू एन एलिमेंट। क्यों लिखा जी मैंने यहां पर एलिमेंट का वर्ड? कौन बताएगा एलिमेंट का वर्ड यहां पे क्यों आया? क्योंकि सर कार्बन एलिमेंट है। कार्बन क्या था? डायमंड में भी एलिमेंट था और ग्रेफाइट में भी क्या था? एलिमेंट था। इसलिए एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी किससे एसोसिएटेड है? एलिमेंट। अबिलिटी यानी एक एलिमेंट की अबिलिटी टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विद इन द सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है तो दोनों सॉलिड, लेकिन सॉलिड रहते हुए भी दोनों की एग्जिस्टेंस डिफरेंट थी, बी इट सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो बहरूपियत सॉलिड में होगी या लिक्विड में होगी या गैस में होगी। मसलन अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, जैसे O2 एंड O3। O2 किसका फार्मूला है? ऑक्सीजन का। O3 किसका फार्मूला है? ओजोन का। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये गैस, इस गैस से अगर देखा जाए तो केमिकल में क्या है? इसमें भी ऑक्सीजन, उसमें भी कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन का। अब ये दोनों भी एक दूसरे के एलोट्रोप्स होंगे क्योंकि इनमें एटम्स की अरेंजमेंट का फर्क है, बट ये हैं दोनों किसकी फॉर्म में? गैस। मैंने जो आपको डायमंड की एग्जांपल दी और ग्रेफाइट की एग्जांपल दी, उसमें कार्बन कार्बन के अरेंजमेंट का फर्क था, दोनों सॉलिड थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? सर O3 ऑक्सीजन का आइसोटोप भी तो हो सकता है। नहीं, आइसोटोप कुछ और चीज होती है। आइसोटोप O3 आइसोटोप नहीं है। आइसोटोप मॉलिक्यूल का नहीं होता, आइसोटोप एलिमेंट का होता है। ये बेटा आइसोटोप नहीं है, ये आप कंफ्यूज इसमें ना होइएगा। आइसोटोप क्या है? वैसे थर्ड चैप्टर में हमने उसको डिस्कस करना है। आइसोटोप तो वो होता है जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसमें अरेंजमेंट का मसला नहीं है, उसमें मास का मसला होता है, वो कोई और चीज होती है। कहने का यहां पे मतलब है कि एलोट्रोप्स आपको सॉलिड वाली एग्जांपल्स में भी मिलेंगे, एलोट्रोप्स आपको गैस वाली एग्जांपल्स में भी मिलेंगे, और एलोट्रोप्स आपको लिक्विड वाली एग्जांपल्स में भी मिलेंगे। यानी जो दो चीजों में स्ट्रक्चरल, या दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, तीन चीजें भी हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें जिनमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का फर्क आएगा, या वो सॉलिड होंगे, या वो लिक्विड होंगे, या वो गैस होंगे। फिलहाल हमारे केस में तो सॉलिड है। These different forms are called allotropes. इनको क्या बोलते हैं? allotropes, and they exhibit unique physical and chemical properties. इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी यूनिक होती हैं, owing to different in atomic arrangement. फर्क इनमें कहां पर होता है? एटॉमिक अरेंजमेंट का फर्क होता है। किसका फर्क होता है बेटा? एटॉमिक अरेंजमेंट का फर्क होता है। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, बड़ा आसान है। डायमंड को मैं रिएक्शन के लिए फेंकता हूं एक केमिकल के अंदर, और ग्रेफाइट को भी मैं रिएक्शन के लिए फेंकता हूं किसी केमिकल के अंदर। दोनों में से किसका रिएक्शन जल्दी होगा? ग्रेफाइट। क्या वजह लगती है आपको? ग्रेफाइट का क्यों जल्दी होगा रिएक्शन? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वीक है, टूट जाएगा स्ट्रक्चर, रिएक्शन होगा। डायमंड का क्यों नहीं होगा? डायमंड का स्ट्रक्चर हार्ड है। स्ट्रक्चर हार्ड है, इसलिए फिजिकली तो वो यूनिक थे दोनों, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या पड़ेगा बेटा? फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये अब क्या है चीज समझ आ गई आपको? नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं जरा जी। अब ये देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये डायमंड का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये डायमंड में आप एक कार्बन को फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं। जबकि पेंसिल के अंदर ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये आप नेटवर्क देख सकते हैं, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, और दोनों लेयर्स के दरमियान में ब्लू कलर की जो लाइंस मैंने शो की हैं, ये मैंने वीक इंटर लेयर अट्रैक्शंस या वीक केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर्स शो की, और ये टूट सकती हैं। टूटने की वजह से लेयर स्लाइड करेंगी और यहां से करंट भी फ्लो करेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अभी करना क्या आप लोगों ने, जरा समझिएगा, थोड़ा सा एडवांस समझते हैं। एक टेक्निक है
लेजर बीम टेक्निक, वी अप्लाई लेजर बीम टू वेपराइज अ ग्रेफाइट। हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे काम करती है मशीन हमें नहीं जानना, हमें इतना पता होना चाहिए कि इस मशीन ने करना क्या है। इस मशीन ने इस लेयर को कैंची की तरह काट देना है, यानी कि ये लेयर ऊपर वाली अलग, नीचे वाली लेयर अलग। ये लेयर्स को अलग कौन करेगा? लेजर बीम टू वेपराइज द ग्रेफाइट सैंपल ट्रांसफॉर्म इनटू फॉर्म अ 3D मैट्रिक्स इनटू अ 2D मैट्रिक्स। ये जो 3D मैट्रिक्स है, ये 3D किस में चेंज हो जाएगा? 2D में। मतलब ये दो लेयर्स तोड़ दो, तोड़ने के बाद ये लेयर सिंगल हो गई, ये भी लेयर सिंगल हो गई। अब ये 3D से हम कहां पर आ गए हैं? 2D में आ गए हैं। आगे जाएं भी, ये देखें, ये 2D लेयर आ गई एक। अब ये 2D लेयर रोल्ड अप हो जाएगी इस तरह से, तो ये बनेंगे कार्बन नैनोट्यूब्स। कार्बन नैनोट्यूब्स, ठीक है। अब कार्बन नैनोट्यूब्स भी किसके बने हुए हैं? शाबाश, जल्दी बोलिए। इसमें भी क्या मौजूद है? कार्बन ही मौजूद है। अब या तो ये रोल्ड अप इस तरह होंगे, या नेचुरली अगर इनको हम रोल्ड करेंगे तो ऐसे होंगे, नेचुरली अगर ये खुद ही रोल हो जाएंगे तो इस तरह से होंगे। अगर इस तरह से होंगे तो हम इन्हें बोलेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन्स, और अगर कार्बन नैनोट्यूब की तरह होंगे तो भी ये फ्लोरीन्स हैं। यानी फ्लोरीन्स कितनी है इसमें? कार्बन की 2 है, एक कार्बन नैनोट्यूब और एक बकमिंस्टर। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो एलोट्रोप्स हैं वो 2 हैं। एलोट्रोप्स 2 हैं, कौन कौन से? शाबाश, डायमंड एंड, बोलिए बोलिए, शाबाश, डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो फ्लोरीन्स हैं वो हमने बनाई है, हमने खुद बनाई है, और वो भी 2 हैं। कौन कौन सी? कार्बन नैनोट्यूब एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। समझ आ गया? तो ये अगर आपको एग्जाम में पूछा ना तो उन्हें बताना है कि कार्बन के एलोट्रोप्स 2 ही हैं, डायमंड, ग्रेफाइट। हां, ग्रेफाइट की 3D स्ट्रक्चर को काट के 2D बना लो, उस 2D स्ट्रक्चर को बाद में खुद रोल्ड करोगे तो नैनोट्यूब्स, और अगर वो खुद ही रोल्ड हो जाए, नेचुरली हो जाए, तो वो इस तरह से रोल्ड होगा। अच्छा, ये कहां यूज होते हैं? ये सेमीकंडक्टर्स, सोलर पैनल्स वगैरह जो बनते हैं उनके अंदर इस 2D और 3D स्ट्रक्चर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसके अलावा जितनी भी ये वेपन्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो इन 2D और 3D नैनोट्यूब्स को यूज करके अपनी आर्मरी, यानी कि जो वेपन्स हैं उनको क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। फर्दर आप हायर क्लासेस में इनके यूजेस को डिटेल से पढ़ोगे। हमारा आज का जो SLO था, नेक्स्ट स्लाइड करें जरा जी। ये मैंने बेसिकली एक लास्ट पे चार्ट लिखा है डायमंड का और ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट की फर्दर फ्लोरीन्स का मैंने आपको बता दिया, वो अब हमने दोबारा उनको डिस्कस नहीं करना। 1 बाय 1 आप इन पॉइंट्स को खुद पढ़े मेरे बगैर, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। हम इन सारी बातों को कर चुके हैं जी। सबसे पहला पॉइंट क्या जी? अपीयरेंस। डायमंड क्या होता है? ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं? ट्रांसलूसेंट एक नया लफ्ज आया जी, मैं समझाता हूं आपको, जरा इधर करें, जरा मुझे स्क्रीन पे लेके। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? आपने कल कोलाइड्स, परसों कोलाइड्स पढ़ा, मैंने आपको एक शीशा दिखाया था जिसपे एक शीशा होता है जिसके आर पार नजर आता है, आर पार नजर आना ट्रांसपेरेंट। एक शीशा ऐसा होता है, अक्सर वॉशरूम्स में लगा होता है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, उस शीशे को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। अच्छा, एक होता है ओपेक। ओपेक तो होता है ना, बिल्कुल नजर नहीं आता। ट्रांसलूसेंट होता है हल्का हल्का पीछे से नजर आ रहा होता है लेकिन क्लियर इमेज नजर नहीं आता, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे आप बाजार से वो खरीदें, ग्लू खरीदें, ग्लू को शीशे पे लगा दें, फिर उस शीशे में खुद को देखें तो आपको खुद की इमेज क्या नजर आएगी? ट्रांसपेरेंट नहीं नजर आएगी, ट्रांसलूसेंट नजर आएगी। बेटा समझ आ गया ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं? इस तरह डायमंड कभी कभार ट्रांसपेरेंट भी होता है और कभी कभार ट्रांसलूसेंट भी होता है। ओपेक नहीं होगा। ओपेक होता है जिसमें आप देखो मतलब जिसमें से रोशनी गुजर ही ना सके, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइट का बिल्कुल गुजर जाना, जैसे ट्रू सॉल्यूशंस आपने पढ़े थे ना, ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस क्या थे? ट्रांसपेरेंट। कोलाइड्स क्या थे? ट्रांसलूसेंट। और सस्पेंशंस क्या थी? शाबाश, ओपेक। ओपेक होता है जिसमें से आप लाइट को ट्रांसमिट ना कर सकें। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट ओपेक होगा, यानी लाइट उसमें से नहीं पास कर सकती, ब्लैक होगा,
ग्रे होगा और मेटालिक क्लस्टर आएगी। आपने पेंसिल का सिक्का देखा हुआ है। हार्डनेस में आपको पता है डायमंड हार्ड होगा, ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट होगा। स्ट्रक्चर में भी पता चल गया, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, यूजेस। ये आप एक दफा सारे इसको देख लो, अच्छी तरह से देख लो। ये आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपने इसको, इस पॉइंट, इन चार्ट्स को आपने वहां पे लिखना है। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब मैंने फर्दर बकीबोल्स जिन्हें बकमिनिस्टर फ्लोरेंस कहते हैं और कार्बन नैनोट्यूब फ्लोरेंस, उन दोनों को भी कंपेयर किया है जी। बकीबोल में क्या कंपैरिजन था? शायद स्फेरिकल होता था, रिजेंबलिंग टू अ सॉकर बॉल। और कार्बन नैनोट्यूब में क्या था? सिलेंड्रिकल ट्यूब्स थी विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। आपने देखा। शाबाश। स्ट्रक्चर में क्या देखा? कंपोज्ड ऑफ 60 कार्बन एटम। याद रखिए, जो बक्की बॉल का स्ट्रक्चर आपने देखा था उसमें एक स्ट्रक्चर में 60 कार्बन एटम होते हैं, और इसमें कार्बन ट्यूब में कंसिस्ट ऑफ वन, एक ट्यूब भी हो सकती है और सेवरल ट्यूब्स भी हो सकती हैं जो आपस में रोल्ड होंगी बंडल की शक्ल में। बॉन्डिंग आपने इसमें याद रखना है, इसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बेस्ड होगा। इसमें भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन हेक्सागोनल लैटिक्स लाइक अ रोल्ड अप शीट ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन किसे कहते हैं? ग्रेफाइट की 2D शीट का नाम क्या होता है बेटा? ग्रेफीन। वो जो ग्रेफाइट की एक सिंगल शीट आई थी उसका नाम क्या है? ग्रेफीन। डबल शीट का नाम ग्रेफाइट, सिंगल शीट का नाम ग्रेफीन होता है। ठीक है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी में बक्की बॉल थोड़े रिजिड होंगे, कार्बन नैनोट्यूब थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे। कंडक्टिविटी में बक्की बॉल जनरली बिहेव एज एन इंसुलेटर, और जबकि कार्बन नैनोट्यूब एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग विद ट्यूब लेंथ। एप्लीकेशन में देखोगे तो बक्की बॉल्स फोटोवोल्टिक डिवाइसेस यानी सोलर पैनल वाले डिवाइसेस जो सोलर लाइट को क्या करती हैं? कैप्चर करती हैं। जबकि कार्बन नैनोट्यूब कहां यूज होंगे? स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल यूज इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, व्हीकल। आपने वो देखा होगा ना, टेनिस वो खेलते हैं जो क्या बोलते हैं, रैकेट्स खेलते हैं। वो रैकेट्स के अंदर वो जो रस्सियां लगी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कार्बन नैनोट्यूब्स की बनी होती हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, ये सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी। बहरहाल ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी थी आपके लिए ताकि आपको पता हो कि आप बक्की बॉल्स और कार्बन नैनोट्यूब को अपने आसपास कहां देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स सारी चीजें आपको क्लियर हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे ने पूछा ओपेक। ओपेक ऐसी चीज को बोलते हैं जैसे ये लाइट है, जैसे ये ग्लास है मेरे पास पड़ा हुआ, इसके आगे लाइट रखूंगा, लाइट पीछे से नहीं आएगी, तो ये क्या है? ओपेक। लाइट अगर इसमें से गुजर जाए तो फिर क्या है? ट्रांसपेरेंट। और लाइट अगर टेंडल होके गुजरे, जैसे मैंने कल दिखाया था, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। समझ आ गया आपको ओपेक क्या होता है? ओके जी। जोहा जैनब, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी मैम ने कहा था कि डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो वो कट नहीं किया जा सकता। जी, तो सही कहा सर उन्होंने। अगर उसे कट करना हो तो किस चीज से कर सकते हैं? डायमंड से कट होता है। फिर वो डायमंड को डायमंड से कट करते हैं। समझ आ गया आपको? हेलो? यस सर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, हाई प्रेशर वाटर भी होता है। अगर आप यूट्यूब पे देखो ना, हाउ टू कट अ डायमंड, तो वो बड़ा एक हाई प्रेशर वाटर निकल रहा होता है ट्यूब नोजल के अंदर से, वो भी डायमंड को कट करने में इस्तेमाल आता है। वैसे डायमंड कट और कटर भी मिलते हैं, वो भी डायमंड को काट देते हैं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा नूर, क्या सवाल है आपका? सर डायमंड को काटते हैं सर? वो उसका ना, डायमंड को ऐसे ऐसे नहीं होता कि डायमंड लिया, दूसरा डायमंड लिया और काट दिया। वो डायमंड को बड़ा एक वो किया होता है, मैं अब एग्जैक्टली आपको दिखा नहीं सकता। अगर आप क्या शार्प किया होता है, उसकी ना एक वो बनाई होती है, जिस तरह वो क्या कहते हैं, तीर बनना होता है उसका, पॉइंटेड फॉर्म में होता है बड़ा ना डायमंड। तो वो जो पॉइंटेड डायमंड होता है वो फिर कटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आप गूगल करो ना तो डायमंड कटिंग टूल्स में वो आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, क्लियर, थैंक यू जी।